जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशियो कल्चरल पॉलिसी टिल 1857 का दूसरा पार्ट। राइट, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? 1857 तक प्रशासनिक संगठन एवं सामाजिक सांस्कृतिक नीति। राइट, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। ये जो है सेकंड पार्ट है। ठीक, सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, फिर जाकर हमारे टॉपिक क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, चलिए आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेगी, तो आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, द्विशासन के बारे में पढ़ा था। राइट, अच्छा, बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 उसके बारे में जाना था। राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश इंडिया के अंडर उसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम पिछले लेक्चर में अपना बेस बना चुके थे। राइट, और अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो कॉलोनियल रूल था, जो औपनिवेशिक शासन था, उसके बेसिकली कितने स्तंभ थे? उसके बेसिकली 3 स्तंभ थे। कौन कौन से? सिविल सर्विसेज यानी कि लोक सेवा, ठीक है, उसके बाद आर्मी यानी कि सेना, उसके बाद पुलिस। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग पहले सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आर्मी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे पुलिस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विसेज जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, यानी कि उस टाइम पर जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते थे उनके बारे में जानने वाले हैं। राइट, आपको बता दूं, क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत के अंदर सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भैया कार्नवालिस को। किसे कहा जाता है? कार्नवालिस को। यही बंदा था जिसने जो है कह सकते हो भारत के अंदर सिविल सर्विसेज की नींव रखी। ठीक है, अब नींव कैसे रखी? इंडियंस को एग्जाम देना अलाउड था कि नहीं था? ठीक है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती थी सिविल सर्विसेज की? ठीक है, इनकी पेंशन क्या थी, जो भी है, सैलरी क्या थी, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज यानी कि लोक सेवा। राइट, तो सिविल सर्विसेज का पिता, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सिविल सेवाओं के जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड कार्नवालिस को। किसे कहा गया? लॉर्ड कार्नवालिस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ऑब्वियस सी बात है, वो अपना यहाँ पे इंडिया के अंदर मेन मकसद तो उनका यही है ना कि हमें इंडिया के अंदर व्यापार करना है। अब व्यापार करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए। राइट, अभी तक तो क्या चल रहा था? अभी तक तो उनके जो साथ बंदे आ रहे थे वो क्या कर रहे थे? जो है व्यापार कर रहे थे लेबर के रूप में, एज एन वो इंडियंस को यूज कर रहे थे एज ए लेबर, है ना। कहीं सामान उतारना है, कहीं चढ़वाना है, कुछ भी करना है। राइट, अभी तक तो ये सब चल रहे थे। अब क्या हुआ है कि अब ब्रिटिशर्स का लगभग पूरे भारत के ऊपर कब्जा हो चुका है। राइट, अब वो क्या चाहते हैं कि एक सिस्टमैटिक ढंग हो। हम क्या करें? हम नौकरियां निकालें। ठीक है, जहां पर हम भर्तियां करेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, उन लोगों को परमानेंट रखेंगे कि हाँ भैया आपसे यही बंदे जो है हमारे लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह लेबर चौक पे गए, 10 मजदूर लाए, सामान ढोवाया, चलो भाई अगले दिन 10 नए बंदे ले आएंगे, नहीं। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का मानना था कि अगर आप चाहते हो कि भाई व्यापार ढंग से चलता रहे तो हमें एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। राइट, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ठीक है, इसने क्या किया? जो गवर्नर जनरल थे और जो जजेस थे, ठीक है, उनको क्या मिलता था? उनको ना गिफ्ट मिलते थे, डोनेशन मिलता था। ठीक है, जो रिवार्ड्स मिलते थे राजाओं की तरफ से। तो उन सब चीजों को क्या हुआ? उन सब चीजों को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ठीक है, 1773 के अंदर था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके अंदर क्या कर दिया गया? इसमें अंदर ये कर दिया गया कि भैया जितने भी ये जो गवर्नर जनरल्स हैं, ठीक है, जो जजेस हैं, जो भी है ना, इनका क्या होगा? बेसिकली इनको जो है प्रॉपर सैलरी मिलेगी। जैसे आज के टाइम में होता है ना, अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो आप उनसे पूछिएगा, जैसे कई को बोलते हैं ना क्या ग्रेड पे है, बोले 2400 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है ना, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, तो ग्रेड पे मिले इनको। ठीक है, एमूलमेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा भत्ते मिले अब इनको।
ठीक है। बोले कि भैया आप लोगों को गिफ्ट, डोनेशन, रिवार्ड ये सब लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है हम आपकी सैलरी फिक्स करेंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर भत्ते मिलेंगे, जैसे आज के टाइम में डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो बोले ये सब हम आपको देने वाले हैं। राइट, क्लियर है बात इतनी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था, जो कंपनी थी ना, कंपनी अपने सर्वेंट्स को बहुत ही कम सैलरी देती थी, बहुत ही कम सैलरी देती थी भाई, ठीक है। अब जिसकी वजह से अब भाई आप मान लो, सिंपल सी बात है, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल ही नहीं रही है, ठीक है, बहुत ही कम सैलरी मिल रही है, तो वहां पर बंदे के मन में बेईमाना तो आएगा, बेईमाना तो आएगा। तो वहाँ जो बंदे कंपनी के लिए काम करते थे उन्होंने क्या किया, बोले सैलरी तो मिल नहीं रही है, चलो एक काम करते हैं, साइड बाय साइड ना कोई अदर काम कर लेते हैं। तो जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो कह सकते हो कि पूरा 100% नहीं दे रहे थे कंपनी को, बोले सैलरी तो मिलती नहीं है, तो इससे अच्छा क्या करेंगे हम, इससे अच्छा हम साइड बाय साइड क्या करेंगे, अपना काम करते रहेंगे। राइट। उसके बाद अब कंपनी ने इस चीज का सोच लिया, कंपनी ने सब कुछ देख लिया, तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भैया ये जो सर्वेंट्स है ना हमारे, हम इनको सर्वेंट्स नहीं बनाएंगे, हम इनको नौकर नहीं बनाएंगे, हम इनको बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। क्या बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपसे ये हमारे नौकर नहीं है, आपसे ये हमारे क्लर्क्स होंगे, ऐसा ले सकते हो आप समझने के लिए, ठीक है, कि अब ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं, अब यही क्या करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, और यही क्या करेंगे, हमारा जो भारत के अंदर, पूरा भारत के अंदर जो व्यापार है उसको अब सेटल और अच्छे से करने में क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। राइट। उसी टाइम पे क्या हुआ, कंपनी का जो प्रशासन था ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके अंदर जो करप्शन था वो चरम सीमा पे चल रहा था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चल रहा था। क्यों, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे वो इलीगल ट्रेड में बिजी हो गए। बोले अब भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, इनकी सैलरी कम है, अब सैलरी बढ़ा तो दी है, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इनको सुधरने में भी। तो ये क्या कर रहे थे, इलीगल ट्रेड कर रहे थे, अवैध व्यापार कर रहे थे कंपनी की नजरों से छुप के। ठीक। तो हुआ क्या था, कार्नवाली 1786 में आया था। 1786 में उसका मेन मकसद यही था कि भारत के अंदर जो प्रशासन है मैं उसको साफ सुथरा बना दूंगा, कि भारत के अंदर जो प्रशासन है उसके अंदर मैं कोई भी धांधली नहीं होने दूंगा। ठीक है, जितना भी कह सकते हैं करप्शन फैला रखा है इन्होंने, उस सबको मैं क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। तो जब उसने इन सब के बारे में स्टडी की तो उसने ये देखा कि भाई अगर ये जो सर्वेंट्स है ना, अगर ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, बेईमानी कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि भैया हमारा जो सिस्टम चल रहा है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके अंदर कुछ ना कुछ लूप होल्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर हम उन कमियों को दूर कर देंगे तो ये जो हमारे एम्प्लॉयज है ना, ये जो हमारे कर्मचारी हैं, उसके बाद फिर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, उसके बाद ये ढंग से नौकरी करेंगे। राइट। तो उन्होंने क्या किया, उनको कहना, उनको खुश करने के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले तो उनके क्या किया, उनकी सैलरी बढ़ाई। सबसे पहले उनकी सैलरी बढ़ाई कि लो भैया तुम्हें 10 रुपए मिल रहे थे, लो सीधा 100 रुपए, ठीक है, लो 100 रुपए, लेकिन करप्शन मत करो। सिंपल सी बात यह है। राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैलरियां बढ़ा दी, और जितने भी इनके सर्वेंट्स मतलब वही जितने भी इनके जो एम्प्लॉयज थे, उनके साथ क्या किया, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई ना भाई तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कोई करप्शन नहीं करोगे, तुम्हारी सैलरी हम बढ़िया देंगे ताकि तुम एक बहुत ही अच्छा जीवन जी सको। राइट। तो उनको क्या कहा गया, कॉन्वेंटेड सिविल सर्वेंट्स, यानी कि अनुबंधित सिविल सेवक, ठीक है, इनके रूप में अब इनको कहा जाने लगा। तो इनके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, सैलरी इनकी बढ़ चुकी है, सब कुछ ठीक चल रहा है अब इनके लिए। राइट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हजारों मील दूर ब्रिटेन की संसद बैठी हुई है लंदन के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इंडिया के अंदर कौन बैठा हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो कुछ भी कर सकती है इंडिया के अंदर, इनको भला लंदन में जो बैठे हैं इनको क्या पता चलने वाला है। राइट। इनको क्या पता चलेगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, उसके तहत ब्रिटिश जो कैबिनेट था, ब्रिटिश कैबिनेट मतलब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, उनको ये पावर दे दी थी। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसने ये पावर दे दी थी ब्रिटेन की संसद को कि आप इंडिया के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल करो, डायरेक्ट कंट्रोल करो। और किसके थ्रू, कंपनी डायरेक्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू, कंपनी डायरेक्टर्स के थ्रू। राइट। ठीक है, इनके ऊपर जो है डायरेक्ट आप क्या करो, इनके ऊपर कंट्रोल करो। राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अब भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश कैबिनेट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रहा था।
ठीक है, कंपनी को ये पसंद नहीं आ रहा था। कंपनी कहती है जब आपको पैसा मिल रहा है तो आप हमें क्यों ये सब कर रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे खींचातानी चल रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और किसकी, ब्रिटेन की संसद की। इसके बाद जो एक्ट लाया गया था, इसके बाद जो एक्ट लाया गया था उसका नाम था द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था, 1774 में। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि यार जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, इसके अंदर कुछ खामियां हैं। तो इसके अंदर कुछ खामियां हैं तो इन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, जिसके अंदर क्या किया, जिसके अंदर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके अंदर कौन होते थे, 6 कमिश्नर होते थे। कौन होते थे, 6 कमिश्नर होते थे, राइट, जिनको क्या कहा जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। और इनका मेनली मकसद क्या था, इन 6 बंदों का काम था कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, इनके जितने भी मामले हैं उनके ऊपर आपको नजर रखनी है, उनको मैनेज करना है, राइट। कौन कौन से, नागरिक, सैन्य और राजस्व, ठीक है। इन तीनों के जो मामले हैं ना इंडिया के अंदर, उनके ऊपर आपको क्या करना है, नियंत्रण करना है, बेसिकली उनको मैनेज करना है आपको, राइट। इसीलिए क्या बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, एक बनाया गया काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, उसके अंदर क्या थे, 3 मेंबर्स थे। उसके अंदर क्या थे, 3 मेंबर्स थे। 3 सदस्यों वाली गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन भी यहां पे किया गया था, बेसिकली, राइट। अब आप इसको इस फ्लो चार्ट पे यहां पे समझ सकते हैं अच्छे से। इसमें आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, कंपनी का रूल जो है वो 1857 तक चला है। वो क्यों चला है, वो आप आगे चलकर जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है ना भारत पे, जो राज है, वो 1857 तक चला है बस, ठीक है। अब हुआ क्या, कल हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, 24 थे। एक तो ये क्या कर रहे थे, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रहे थे, उनके जितने भी अफेयर्स थे उनको मैनेज कर रहे थे। अब क्या बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या थे, 6 कमिश्नर थे, ठीक। और अब इन दोनों के, अब दो, अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंडिया के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं भारत के अंदर, है ना। वहां बैठे लंदन में है, लेकिन इंडिया के अफेयर्स देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या बना दी, गवर्नर जनरल काउंसिल। और इसके अंदर कितने सदस्य होते थे, 3 सदस्य होते थे। यानी कि अब ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल है ना, अब ये सीधे फैसले नहीं ले सकती है, ठीक है। इनको परमिशन के लिए किसको भेजना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किससे पूछना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। यानी कि अब ऐसे लंबा प्रोसेस हो चुका है। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन जो पार्लियामेंट है, वो क्या कर रही है, भारत के ऊपर एक इनडायरेक्ट क्या कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। किसके थ्रू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और जिसके तहत क्या किया गया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल काउंसिल, इन सबको बनाया गया, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको इसको समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे ये सब, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है। अक्सर इसमें जो है बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। उसके बाद ये जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था ना, ये लगभग 20 सालों तक चला, लगभग 20 सालों तक चला, ठीक है। जिसके साथ क्या हुआ कि भाई जो इंडिया के जो रीजन्स थे वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रहा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या लाया गया, उसके बाद लाया गया चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, जिसके अंदर कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था ना भारत के अंदर, जो व्यापार की जो मोनोपोली थी, उसे खत्म कर दिया गया। इस चार्टर एक्ट 1813 में यह कहा गया कि इससे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, कोई भी ब्रिटिशर जाकर, कोई भी अंग्रेज जाकर भारत में व्यापार कर सकता है। सिंपल सी बात। पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे ही जाएंगे, वही व्यापार करेंगे, कंपनी ही व्यापार कर सकती है। लेकिन ये एक्ट लाया गया, इसमें यह कहा गया कि भैया कोई भी, राम, श्याम, है ना, सुनील, कोई भी बंदा हो, अक्षय खन्ना, कोई भी हो, वो कोई भी अगर आम आदमी गली में किसी में भी रहता हो ना, वो भी चाहता कि मैं इंडिया जाके व्यापार करूं, तो ठीक है भैया, जाओ इंडिया, अपना व्यापार करो, सामान खरीदो और वापसी आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद, हालांकि एक्ट आ चुका है, उसके बावजूद भी जो कंपनी थी ना, उनका चाइना के साथ व्यापार चालू रहा। ये चाइना के साथ किस चीज का व्यापार करते थे, चाय और अफीम का व्यापार ये लगातार करते रहे उस एक्ट के आने के बावजूद भी। क्लियर है इतनी बात।
ट्रेड मोनोपोली की बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके पास क्या थे, कुछ खास अधिकार थे भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, ठीक है। और किसी और भी ब्रिटिशर्स को अलाउड नहीं था, किसी और भी अंग्रेज को अलाउड नहीं था भारत में जाके व्यापार करना, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस एकाधिकार को खत्म किया गया, ठीक है, जैसे ही इस एकाधिकार को खत्म किया तो हुआ क्या, जो ब्रिटिश जो सिटीजन थे, अंग्रेजी जो नागरिक थे, अब उनको क्या मिल चुका है, अब उनको अधिकार मिल चुका है कि वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में डायरेक्ट जाके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ, चार्टर एक्ट 1813 की वजह से। किसकी वजह से, तो चार्टर एक्ट 1813। तो इस एक्ट के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, तो इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद लाया गया बच्चों चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 जिसके तहत यह कहा गया कि ब्रिटिशर्स ने जो भारत के ऊपर जो कॉलोनाइजेशन कर रखा है ना, यानी कि जो उपनिवेशीकरण कर रखा है ना, वो बिल्कुल वैध है। यानी कि भारत के ऊपर सिंपल भाषा में जो कब्जा कर रखा है ना, वो बिल्कुल ही क्या है, वो बिल्कुल वैध है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यहां पर अब एक उन्होंने क्या बोला कि भाई जो ब्रिटिशर्स ने जो जिन भारतीय एरियो पे कब्जा कर रखा है ना, वहां के लोगों का भी तो भरोसा जीतना पड़ेगा ना, ताकि वो क्या रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के क्या रहे, अधीन रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी सोच ये थी कि भाई जो यूरोपियंस है ना, उनको इंडिया में अलाउ कर देते हैं कि भाई तुम लोग इंडिया में जाके रहो। क्यों, क्योंकि मान लो अगर यूरोपियन लोग भारत में सेटल नहीं होते हैं, अगर मान, है ना, तो भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कैसे समझेंगे कि यार ये हमारे लिए आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अलाउ कर दिया यूरोपियन इमिग्रेशन को। इसका मतलब ये था कि कोई भी यूरोप से आकर भारत में प्लाट ले सकता है, अपनी कोठी बना सकता है और वहां पर रहे। अब ये तो भैया जो है अंग्रेज का घर है और ये साथ में इंडियन का घर है, पड़ोसी हैं, इनकी चीनी खत्म हो गई तो बोले भैया जी एक चीनी देना थोड़ी सी, और इनके यहाँ दही खत्म होगी तो बोले भैया थोड़ा सा दही देना। तो यानी कि अब इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये लोकल इंडियन लोगों का क्या कर रहे हैं, अब भरोसा और जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अपने व्यापार की जड़ों को और अच्छे से बना सकें। हालांकि बना ही चुके हैं, लेकिन अब ये और इंडल्ज हो रहे हैं इंडिया के अंदर, राइट। और क्या किया गया उस टाइम पे, 1800 जो चार्टर एक्ट 1833 आया था, उसके अंदर क्या किया गया, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। पहले क्या था, याद है कि भाई बंगाल है सबसे ऊपर, उसके अंडर मद्रास, राइट, याद होगा, उसके अंडर बॉम्बे। यही हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। पर बोले अब जो, और बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल बैठता था, बोले अब हमारा जो सबसे बड़ा अफसर है ना, वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब होगा पूरे भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि अब हमारा सबसे बड़े अधिकारी को हम क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था, इस बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आता ही आता है। तो ध्यान रखना, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे भाई, ठीक है। इनके बारे में एक और क्वेश्चन भी आता है, इन्होंने ना भारत में सती प्रथा खत्म करी थी। जब ये गवर्नर जनरल बने थे तो उन्होंने भारत में क्या किया था, सती प्रथा, सती का एबोल्यूशन किया था, ठीक है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो मद्रास और बॉम्बे था, ठीक है, उन और जो बंगाल था, उन सबको मतलब कह सकते हो ना एक अलग अलग बराबर पे ले आए, और अब सारा वो किसके अंदर आ चुका है, अब सारा का सारा इंडिया के अंदर आ चुका है। पहले मद्रास और आपका बॉम्बे क्या था, वो बंगाल के अंदर आते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, अब ये सारे के सारे इंडिया के अंदर आएंगे, राइट। उसके बाद 1793 में ना, 1793 में कार्नवालिस कोड लाया गया था। कार्नवालिस कोड का मतलब होता है, अभी इन्होंने ना सिविल सर्विसेज के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। क्या बनाए थे, कुछ रूल्स बनाए थे। कार्नवालिस कोड कब लाया गया था, 1793 में, क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स है ना, सिविल सर्वेंट्स भैया, ना तो वो किसी से रिश्वत लेंगे, ना ही वो किसी से क्या लेंगे, ना ही वो किसी से उपहार लेंगे, गिफ्ट लेंगे, सिंपल सी बात। ना ही वो कोई क्या करेंगे, प्राइवेट ट्रेड करेंगे। बोले इस चीज का क्या ध्यान रखना, क्योंकि भाई जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, जब तुम्हें भत्ते मिल रहे हैं, तो ठीक है, अब जब इतना सब कुछ हो रहा है ना भाई, उस टाइम ऐसा हो चुका था कि जो सिविल सर्विसेज की जो नौकरी थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलरी यहीं मिलती थी, सबसे ज्यादा पावर यहीं थी। तो बोले इतना सब कुछ कर दिया, तो अब इस चीज़ों का ध्यान रखना भैया, आप कोई रिश्वत नहीं लेंगे, ठीक है, आप कोई जो है किसी से उपहार नहीं लेंगे, आप अपना कोई प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या था, ठीक है। उस टाइम पर जो ये जो सिविल सर्वेंट्स की जो नौकरी थी, ये जो है सबसे हाईएस्ट पेड सर्विस बन चुकी थी, सबसे अधिक भुगतान वाली सेवा बन चुकी थी। लोग करना चाहते थे भैया हमें सिविल सर्वेंट लगा दो,
राइट। उस टाइम पर जो प्रमोशन होता था, जैसे आज के टाइम में होता है ना प्रमोशन सरकारी नौकरी लगने के बाद, वो होता है सीनियोरिटी के बेस पे। जैसे जैसे आपकी सीनियोरिटी होगी उसी आधार पे आपको जो है प्रमोशन मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल भी वही लेके आए थे। ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लैंड की महारानी को लगा कि नहीं यार वो बंदा ठीक है उसको प्रमोट कर दो, हालांकि उसको नौकरी लगे 2 ही साल हुए हैं। दूसरा बंदा जिसको 15 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए, उसको तो आपने प्रमोट किया नहीं, लेकिन जिसको 2 साल हो गए उसको प्रमोट कर दिया। तो ऐसा नहीं है भैया, जिसकी जितनी सीनियोरिटी है, सीनियोरिटी के हिसाब से ही आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। और क्या था, जो कार्नवालिस था उसने क्या किया, भारत के अंदर जो कलेक्टर थे ना, जो कलेक्टर, जिला कलेक्टर, उनकी संख्या 36 से 23 कर दी। क्या कर दी, 36 से 23 कर दी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कार्नवालिस था उसने क्या किया, जो भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि जो प्रशासन था, उसको बेसिकली 4 ग्रुप में बांट दिया। कौन कौन से, पब्लिक, पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, कमर्शियल, कमर्शियल यानी कि वाणिज्य, और जजुशियल, जजुशियल यानी कि न्यायिक। राइट, सिंपल सी बात है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब ये क्या करेंगे, अलग अलग तरह से इसके अंदर क्या करेंगे, भर्तियां करेंगे। ठीक है, पब्लिक अलग, रेवेन्यू अलग, कमर्शियल अलग और जजुशियल अलग। क्लियर है। उसके बाद सन 1800 की बात करें, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि भाई ठीक है, आप सिविल सर्विसेज को चुन लोगे, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको चुन लोगे, जो बंदे बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, आप उनको चुन लोगे, पर उनकी ट्रेनिंग भी तो करवाओगे। अब उनकी ट्रेनिंग कहाँ करवाओगे। जैसे आज के टाइम में आईएएस की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मंसूरी में, लबासना में। ठीक है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद के अंदर है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। ठीक है, वैसे ही बोले अब उस टाइम पे कहां पर होती थी, तो उस टाइम पर होती थी फोर्ट विलियम में। कहां पर है ये, कलकत्ता में। कई बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो फोर्ट विलियम जो कि कहां पर है, कलकत्ता में। यहां पर जो यंग, जो कह सकते हो सिविल सर्वेंट्स आते थे, उनकी यहां पर क्या होती थी, ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ना, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा नहीं यार, फोर्ट विलियम कॉलेज ठीक नहीं है। तो यहां पर सिर्फ 6 साल तक की जो क्या चली थी, ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट कहां पे स्थापित कर लिया था, 1806 में स्थापित कर लिया था। एक जगह थी इंग्लैंड के अंदर, हेलबरी। क्या नाम था, हेलबरी। हेलबरी के नाम से जो है एक जगह थी, वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किया। तो अब यानी कि जो भी सिविल सर्वेंट लगेगा, अब जो सिविल सर्वेंट लगेगा उसकी ट्रेनिंग कहां पर होगी, हेलबरी में होगी। ध्यान रखिएगा, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं आया कि इंडियंस को अलाउड किया गया है कि आप पेपर दे लो कहीं। अब जैसे जैसे ये लाइन सुनते हैं ना आप, कि अच्छा यार ट्रेनिंग इंग्लैंड में होगी, फिर तो यार कई इंडियंस गए होंगे। अभी तक इंडियंस को परमिशन नहीं दी गई है कि आप सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम देंगे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे। अभी तक सिर्फ कौन एग्जाम दे रहा है, अभी तक सिर्फ ब्रिटिशर्स ही क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था भी, 1833 से पहले ना, 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, उनके पास क्या था भी, जो कह सकते हो जो सिविल सर्वेंट्स थे ना, सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज जो लिस्ट आती थी, उसके अंदर कहते थे कि यार 2-3 बंदे हमारे ये वाले डाल दो, 3-4 बंदे हमारे ये सिलेक्ट कर लो। ये किसके पास पावर थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनके पास। वो कुछ एक बंदे डायरेक्ट क्या कर देते थे, नॉमिनेट कर देते थे। अब भैया एक बंदा तो सीधा पेपर दे के आ रहा है, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद है 6 कमिश्नर हैं इसके अंदर, 6 कमिश्नर हैं। अब मान लो यहाँ पे जो है कमिश्नर है ऋषभ खामरा, ठीक है, बोले यार इनका ना कोई भतीजा है, बोले यार इसको ले लो यार अंदर, समझ रहे हो। तो उस टाइम पर ये भी चल रहा था। अब भाई इस चीज के ऊपर भी तो रोक लगानी पड़ेगी ना, इस चीज पे भी रोक लगाएंगे। तो बिल्कुल वही बात हुई। इन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन मोनोपोली थी, यूरोपियन मोनोपोली थी सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या किया गया, इंडियंस को सबसे पहले तो बैन किया गया कि इंडियंस तो आ ही नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। जितने भी सिविल सर्वेंट्स आए उनका क्या किया गया, उनका जो है क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि हाँ भी ठीक है, आप ऐसे ऐसे, जैसे कि हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं कि भी आप रिश्वत नहीं लेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना एक वो चल रहा था ना कि जी मेरा नाम नॉमिनेट कर दो, मेरा भतीजा है, मेरा काका है, उसको जो है लिस्ट के अंदर ले लो। अब वहां पर क्या कर रहा था, वहां पे क्या ना कोल्ड वॉर टाइप चल रही थी, टग्स ऑफ वॉर चल रही थी। किसके बीच में, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनके बीच में, और जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे उनके बीच में। क्यों, क्योंकि हर एक बंदा चाहता था कि यार मेरे परिवार का बंदा कोई ना कोई लग जाए सिविल सर्विसेज में, मेरे परिवार का बंदा लग जाए। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर पैसा बहुत है भाई, ठीक है, बढ़िया सैलरी है, सब कुछ बढ़िया है। तो इस तरह की क्या चल रही थी यहाँ पे, इस तरह की खींचतान चल रही थी। अब इस खींचतान को रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया गया है, राइट।
उसको अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि भाई जो सिविल सर्विसेज था, सिविल सर्विसेज उसके अंदर जो है भारतीयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई जो इंडियंस है ना, वो जो ब्रिटिश विचारों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश विचारों के साथ क्या करेंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उनकी जो प्रथाएं हैं वो अपनी अलग ही हैं। ठीक है, इसलिए उनका मेन मकसद यही था कि जो इंडियंस हैं उनको तो सिर्फ क्लैरिकल लेवल तक ही रखो, सिर्फ क्लैरिकल लेवल तक, राइट। और इनको कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं देनी है, कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं देनी है। एक ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन था चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट, उसने तो ये तक भी कह दिया, कहता भारतीय पतित जाति के हैं और नैतिक रूप से कमजोर हैं, कि इंडियंस बिलोंग टू डीजनरेटेड रेस एंड आर मोरली वीक। तो बोले इनके पास एबिलिटी नहीं है भाई, इंडियंस के पास, इंडियंस जो है सिविल सर्विसेज छोड़ो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। अब एक चीज को समझना, जो लॉर्ड मैकेले आया था, कमेटी उसने बनाई थी सिविल सर्विसेज के ऊपर, लॉर्ड मैकेले कमेटी बनी थी। उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए? उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा भी जो चार्टर एक्ट 1853 में लाया गया है उसके तहत सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ चेंज करो भाई। ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, क्या क्या चेंज किए? बोले भैया ये ना जो तुम कह रहे हो ना कि भी 3-4 बंदे हमारे डाल लो, इनको नॉमिनेट कर लो, ना ना ये सब गलत है, इसको बंद करो, ये सब कुछ नहीं चलेगा भाई। सिंपल फेयर एग्जामिनेशन कराओ जैसे आज के टाइम में होता है। बोले प्रॉपर एग्जाम कराओ, प्रॉपर। जो एग्जाम क्लियर करेगा वही क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ठीक है, वैकेंसी निकालो, फार्म भरवाओ, पेपर लो, चेक करो, जो पास होगा उसको ले लो। एक तो ये बात उन्होंने कही। उसके बाद इन्होंने और क्या कहा कि भाई जो हेलबेरी है, हेलबेरी, राइट, हेलबरी को भारतीय सिविल सेवा के लिए उच्च शिक्षा कॉलेज के रूप में काम करना बंद कर देना चाहिए। बोले इनके इसके पीछे भी रीजन था। रीजन मेनली यही था कि भाई आपको ड्यूटी तो करनी है इंडिया में, ड्यूटी कहां करनी है, इंडिया में, राइट। और आप जो है ट्रेनिंग कहां दे रहे हो, लंदन में। तो ये कैसे कैसे करेंगे भाई ड्यूटी? साल 2 साल ही ट्रेनिंग करेंगे लंदन में, उसके बाद जाके इंडिया में देख ही नहीं पाएंगे जब तक आप ग्राउंड में जाके परफॉर्मेंस नहीं करोगे, ग्राउंड में जाके जो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने इसको भी बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो आईसीएस का जो पेपर है ना, उसके लिए कोई स्पेशल शिक्षा की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर लो भाई, नॉर्मल जर्नल नॉलेज का पेपर लो, जिसे हर चीज का ज्ञान हो। यानी कि बेसिकली ही वांट्स, जैसे आज के टाइम में होता है ना गवर्नमेंट जॉब्स में, कि इनको क्या चाहिए, इनको ऑलराउंडर चाहिए जिनको हर चीज का ज्ञान हो, हर चीज का ज्ञान हो, राइट। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, टैलेंट बेस्ड एग्जाम होना चाहिए, कि जो एग्जाम क्रैक करेगा उसी को जो हम क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज में लेंगे। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए। प्रोबेशन, जैसे आज आप नौकरी लगेंगे ना तो आपको 2 साल का प्रोबेशन होगा। ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन होगा। आप इसमें ऐसे समझ सकते हो कि 2 साल के अंदर तो भैया गलती से भी कोई गलती मत कर देना नौकरी के टाइम पे, वरना आप परमानेंट नौकरी से क्या कर दिए जाओगे, टर्मिनेट कर दिए जाओगे। तो 2 साल का बोले प्रोबेशन होना चाहिए, कि कोई बंदा मान लो ढंग से नौकरी कर ही नहीं पा रहा तो उसको 2 साल के अंदर ही हटा दो। 2 साल के अंदर पता लग जाएगा कि ये बंदा 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे अपने 2-3 बंदों को कि यार भी हमारा ये भतीजा है, हमारा काका है, इसको भर्ती कर लो। तो चार्टर एक्ट 1853 इसने क्या किया, इसके ऊपर बैन लगा दिया कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद क्या किया, 1854 में सिविल सर्विस कमीशन की क्या की गई, स्थापना की गई। 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई ये जो सिविल सर्विसेज थे, आईसीएस था, इसके अंदर ब्रिटिशर्स की एंट्री को बैन कर दिया गया था, कि भाई इंडियंस ये फार्म नहीं भर सकते, इंडियंस फार्म नहीं भर सकते। ये भी एक कह सकते हैं सोची समझी रणनीति है, एक प्रॉपर प्लानिंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका मानना यह था कि भाई जो ब्रिटिश शासन है ना, ब्रिटिश शासन, उसका अगर इंडिया के अंदर विस्तार करना है, आपको एक्सपेंड करना है, तो उसमें इंडियन लोग इनकी मदद नहीं करेंगे। इनका यह मानना था कि भाई अगर कोई किसी बड़ी पोस्ट पे आकर इंडियन बैठ गया ना, और उसको कोई फैसला लेना है जिससे अंग्रेजों का विस्तार होता हो, अंग्रेजों का फायदा होता हो, तो उसमें जो है ना वो बंदा फैसला नहीं करेगा, वो उल्टा क्या करेगा, उल्टा वो जो है ना उसके नेगेटिव ही कुछ काम करेगा। इस चीज ऐसा सोचते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए इंडियंस को अलाउड नहीं था कि आप आईसीएस का फॉर्म भर सको, राइट। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई इनके ये भी सोच थी कि भाई जो आईसीएस जो है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज, बेसिकली वो जो ब्रिटिशर्स का मानना है कि हमारे जो आगे बच्चे होंगे, आगे उनके जो बच्चे होंगे, उनके लिए रिजर्व रखो,
कि सिर्फ वही क्या करें, वही एग्जाम दें और वही हमेशा क्या बने, वही हमेशा भारत के अंदर जाकर क्या बनेंगे, जो है अफसर बनेंगे। राइट। उसके बाद ये जो आईसीएस की बात करें तो ये जो है सबसे शक्तिशाली सेवा के रूप में जो है ये बन चुकी थी, मोस्ट पावरफुल सर्विस बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इनको बहुत सारी पावर्स दे दी गई। जैसे आज के टाइम में है ना आईएएस आईपीएस, ठीक है, कितनी पावर्स है इनके पास, सेम वही ये वहीं से ही चलता आ रहा है। ठीक है, इनको फुल पावर दे दी गई, फुल कह सकते हो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें पूरा मौका दिया गया कि हमें क्या करना चाहिए इंडिया के अंदर, क्या नहीं करना चाहिए। तो पूरी की पूरी पावर्स अब किसके पास थी, ये जो डिप्लोमेट्स थे इनके पास थी। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है बस। इसके बाद में क्या कहता है कि जो भारतीय सिविल सेवाएं थी, जो भारत में जो है ना उनका औपनिवेशिक शासन के लिए ना एक स्टील फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं। स्टील फ्रेम का मतलब क्या है, फ्रेम है उसके ऊपर स्टील लगा हुआ है, तो कितना मजबूत होगा वो। वही चीज है कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश जो प्रशासन है, इसके ऊपर एक स्टील फ्रेम लगा हुआ है। और ये स्टील फ्रेम किसका बना हुआ है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का। राइट, तो यही यहां पे बताना चाह रहा है। उसके बाद तो आई गेस ये सिविल सर्विसेज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहां से निकल कर आए हैं, कैसे है कहानी क्या थी। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आर्मी और पुलिस के बारे में। आर्मी और पुलिस के बारे में अभी हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी की। आर्मी की बात करें तो ये जो है ब्रिटिशर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल पिलर था। आर्मी क्या था, सेकंड मोस्ट पावरफुल पिलर था। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने इनकी जो बहुत ही कह सकते हो डिसिप्लिन, एक कुशल और जो है ना डिसिप्लिन्ड आर्मी थी इनकी, एक एफिशिएंट और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। राइट। उसके बाद हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे ना उनकी जो मेन जो स्ट्रेंथ थी वो थी नेवल पावर। नेवल पावर का मतलब हो गया नौसैनिक शक्ति थी बेसिकली ये, क्योंकि इनका मेन मकसद यही था व्यापार करना, समुद्री रास्ते से आते जाते थे। तो इनके नेवी के अंदर जो है सिपाही ज्यादा थे कंपेयर करें आर्मी से रिलेटेड। आर्मी मतलब जो थल सेना थी, जो थल सेना थी, जो जमीन पे लड़ती थी। राइट, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ज्यादा सोल्जर जो है ना आर्मी के अंदर भर्ती नहीं करे थे, इन्होंने लोकल जो इंडियंस थे ना उनको भर्ती किया था, लोकल इंडियंस को। अगर आप देखें तो उस टाइम पर इनके लगभग जब 3 लाख सिपाही थे, तो 3 लाख सिपाहियों में से 2.5 लाख सिपाही तो भारतीय थे, 2.5 लाख सिपाही भारतीय थे। और सिर्फ 50,000, सिर्फ 50,000 सिपाही कौन थे, सिर्फ 50,000 सिपाही जो है वो जो है ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, अच्छा आर्मी के मेन 4 ऑब्जेक्टिव थे, मेन 4 उद्देश्य थे, कौन कौन से थे। उन्होंने जो है ना ब्रिटिशर्स की मदद की भारतीय राज्यों को जीतने में, इंडियन स्टेट्स को जीतने में। राइट, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, उसके ऊपर अगर किसी ने भी बाहरी किसी देश ने हमला किया उससे उनको बचाया। इंडिया के अंदर ही कोई रिवोल्ट हुआ है, कुछ आंतरिक विद्रोह हुआ है, उससे बचाया। अच्छा एशिया अफ्रीका यूरोप, उस टाइम पर जहां जहां पर भी जो है कह सकते हो ब्रिटिश आर्मी का दबदबा था, ब्रिटिश आर्मी का दबदबा था, उन सब के ऊपर इन्होंने क्या किया है, उन सब के ऊपर इन्होंने उन सब एरियाज को जो है पोजेशन को बनाए रखने में क्या की, मदद करी आर्मी ने। पोजेशन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज एक चीज पे कब्जा कर लिया है, पोजेशन का हिंदी में वैसे कब्जा ही बोलते हैं, तो अपना जो कब्जा है उसको बनाए रखने में आर्मी ने क्या किया है, सबसे अहम भूमिका निभाई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये जैसे कि मैंने आपको बताया 1857 से पहले, 1857 से पहले क्या था, 3 लाख सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जिसमें से 2.5 लाख कौन थे, इंडियन थे, और 50,000 कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। राइट, और ये मेनली जो सोल्जर्स थे 2.5 लाख, ये कहां से भर्ती किए गए, गंगा यमुना दोआब से। यानी कि अगर आज के टाइम की बात करूं तो उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार मोस्टली यहीं के सारे कौन थे, यहीं के सारे जो हैं वो सिपाही थे। ठीक है, उसके बाद इनका मानना यह भी था कि भाई ना जो इंडियन जो सोल्जर्स है ना उनको सिपाही के बाद मैक्सिमम सूबेदार, बस सूबेदार से ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं देनी है। बोले अगर ऊपर बैठ गए तो ये हमारे अफसर बन जाएंगे, हमें हुक्म चलाएंगे, तो नहीं। बोले सिपाही, सिपाही के बाद सिर्फ उसके बाद क्या प्रमोशन होगी, सूबेदार। सिर्फ 3 ही इंडियंस थे आर्मी के अंदर जिनको सिर्फ क्या मिलता था, अच्छी सैलरी मिलती थी, वो थी 300 रुपए पर मंथ, 300 रुपए पर मंथ। ये बात है 1856 की। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं यहां पे कि सूबेदार से ऊपर कोई भी पोस्ट, मतलब कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। किसका नहीं होगा, इंडियंस का नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथ साथ ब्रिटिश आर्मी ने क्या कर रखा था, अपनी एक रिजर्व फोर्स भी बना रखी थी। यानी कि जैसे आज के टाइम में टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी की इन केस अगर कहीं इंडियन सिपाही, भारतीय सिपाही कहीं पीछे हट जाए किसी युद्ध में, तो फिर कौन लड़ेगा वहां पे, फिर लड़ेगा वहां पे कौन, टीए आर्मी। ठीक है, उसके बाद भाई जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है ना,
उसके पूरी तरह से भर्ती एनॉल ये सब कब शुरू हो गया? 1857 के रिवोल्ट के बाद में। 1857 के रिवोल्ट के बाद। रीजन बिहाइंड, जब 1857 की क्रांति हुई ना, उसके बाद ब्रिटिश सिपाहियों ने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा कि यार हम जो हमारी जो आर्मी है, ब्रिटिश जो आर्मी है, ठीक है, हमारी ब्रिटिश आर्मी के अंदर 2.5 लाख इंडियंस हैं और वो लोग लड़े हैं किसके खिलाफ? अपने ही लोगों के खिलाफ, भारतीय ही लोगों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ ही लड़े। तब जाकर क्या हुआ? तब जाकर जो है कॉन्फिडेंस आया किसको? ब्रिटिशर्स को, कि नहीं यार हमारी आर्मी बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो है ना, कि जो क्योंकि भाई उनका ये मानना था कि अब इनके अंदर क्योंकि उस टाइम राष्ट्रवादी भावना की तो क्या थी, कमी थी। ठीक है, यही तो रीजन था ना कि वो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही थे वो अपने ही बंदों के खिलाफ क्या हो गए? बंदूक लेके खड़े हो गए। रीजन क्या था? कि भैया उनको पैसे अच्छे मिल रहे थे, राइट। यानी कि उस टाइम पर ये कैसे काम कर रहे थे? भाड़े के सैनिकों की तरह। सिंपल है। तो बस इतनी सी बात थी, आर्मी के अंदर हमें सिर्फ इतना ही जानना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं पुलिस के बारे में, राइट। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुलिस के बारे में। ब्रिटिश पुलिस, ये बेसिकली क्या था? ये तीसरा पिलर था ब्रिटिशर्स का। तीसरा पिलर था, क्या था? पुलिस। और लॉर्ड कार्नवालिस जो था, इन्हीं को श्रेय जाता है इसका। लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया था? रेगुलर पुलिस फोर्स बनाई थी। और इन्होंने क्या किया? थाने बनाए, बिल्कुल थाने। आज के टाइम के जो पुलिस स्टेशन है थाने, वो एक पूरा का पूरा क्या किया था? एक यूनिट बनाया था पूरे इंडिया के अंदर। उससे पहले क्या होता था? अच्छा, थाने के अंदर कौन होगा? दरोगा और कोतवाल। ठीक है, दरोगा और कोतवाल होगा। ठीक है, यही क्या करते थे? सारी चीजों को मैनेज करते थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले कौन देखता था? इससे पहले जो जमींदार होते थे उस एरिया के, वो जमींदार ही क्या करते थे? फैसला करवाते थे। कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी का कोई भी राजीनामा करवाना है तो वो जमींदार करवाते थे। लेकिन अब वो पावर किसको दे दी गई? अब वो पावर दे देगी पुलिस स्टेशन को। और पुलिस स्टेशन के अंदर कौन होते थे? दरोगा और कोतवाल। ठीक है बच्चों, चलिए आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही है बच्चों। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ आपको इसकी वहाँ पर मिल जाएगी लेक्चर की। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।